हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की एसएसटी की बुक्स मैं पढ़ा रही हूँ। क्लास 6, 7, 8, 9 की बुक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ और क्लास 10 की बुक अभी चल रही है, जिसमें मैं 5 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं 6वां चैप्टर पढ़ाऊंगी, स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल मैंने 2013 वाला लेवल 1 का पेपर सॉल्व करवाया था। 2023 वाला मैं पहले ही सॉल्व करवा चुकी हूँ। लेवल 1 का 2023 वाला करवा चुकी हूँ, कल 2013 वाला करवा दिया है। लेवल 2 का 2023 वाला एसएसटी और हिंदी का पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए ताकि आप लोगों को पता चल जाए किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कल के प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। जो मैंने लास्ट वीडियो में लेसन पढ़ाया था, उसके बहुविकल्पी प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। वो प्रश्न पहले सॉल्व करवा देती हूँ, उनके उत्तर बता देती हूँ। ये प्रश्न थे। पहला प्रश्न है, पिछवई चित्रांकन किस चित्र के शैली की विशेषता है? पहला है किशनगढ़, दूसरा है बूंदी, तीसरा है कोटा और चौथा है नाथ द्वारा। तो पिछवई चित्रांकन नाथ द्वारा शैली की विशेषता है, चित्र शैली की। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबद्ध हैं? तो ये अलवर शैली से संबद्ध हैं। जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। तो वह सूरत खाना था। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है? तो पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है बूंदी शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांझी का संबंध किस देवी से है? तो सांझी का संबंध है पार्वती से। अगला प्रश्न है, फलवाचन का कार्य कौन करते हैं? तो फलवाचन का कार्य करते हैं भोपे। अगला प्रश्न है, मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र है? तो कांवड़। अगला प्रश्न है, फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी हैं? तो ये भीलवाड़ा जिले के निवासी हैं। पहला विकल्प सही हो जाएगा। और सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर बताया कीजिए ताकि आप लोगों को ये प्रश्न याद हो जाएं। आप लोग कमेंट में बताते ही नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लेसन शुरू करते हैं। आज का लेसन है स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। लिखा है, मानव संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य का अपना अलग स्थान है। स्थापत्य एक ऐसी श्रृंखला है जो सदियों की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर देश और समाज की वास्तविक सांस्कृतिक तस्वीर को प्रस्तुत करती है। प्राक व आद्य इतिहास की संस्कृतियों के ज्ञान हेतु स्थापत्य की भूमिका अतुलनीय है। किसी भी देश की प्रगति का समुचित अध्ययन बिना स्थापत्य की विविध परतों तथा खंडरों के अध्ययन के बिना नहीं हो सकता। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के स्थापत्य को प्रभावित किया है। नगर, महल, परकोटे, किले, जलाशयों के निर्माण में उपयोगिता के साथ मजबूती का पूरा ध्यान रखा गया है। तभी तो ये आज भी सुरक्षित है, मजबूत हैं, तभी तो किले हैं, महल हैं, ये अभी तक खड़े हुए हैं क्योंकि इनमें मजबूती का ध्यान रखा गया है। सबसे पहले लिखा है नगर विन्यास स्थापत्य एवं भवन शिल्प। लिखा है, हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा और सौथी में खुदाई से ऐसे अनेक प्रमाण मिले जिनसे ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक काल से कई सदियों पूर्व सरस्वती एवं द्रस्वती नदियों के किनारों पर बसे इन नगरों की नगर योजना एवं भवन निर्माण उच्च स्तरीय था। ईंटों से बने भवन,
सड़कें, नालियां, गोल कुएं, वेदियां आदि इस बात को प्रमाणित करती हैं। तो ये प्रमाण मिले हैं उस समय के। तो उस समय की जो नगर योजना थी और भवन निर्माण योजना थी वह उच्च स्तरीय थी। उस समय भी ईंटों से बने हुए भवन मिले हैं, सड़कें, पक्की नालियां, गोल कुएं, वेदियां। तो ये सब इस बात के प्रमाण हैं। आगे लिखा है, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में आहर, गिलूंड आदि संस्कृति के केंद्र रहे। मकानों में खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे, खुले चौक आवास को पूर्णता प्रदान करते थे, जो यहाँ की समृद्ध अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। अनाज पीसने के पत्थर, तांबे की चद्दरें आदि आहड़ की कृषि तथा व्यवसाय प्रधान बस्ती की ओर संकेत करते हैं। यानी कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है जो प्रमाण मिले हैं उसके आधार पर कि ये जो संस्कृति थी कृषि प्रधान थी, यहाँ पर व्यवसाय भी होते थे। अनाज पीसने के पत्थर मिले हैं, यानी कि अनाज को पीसा जाता था पत्थरों से। आगे लिखा है, पौराणिक सभ्यता के युग में राजस्थान के कई सांस्कृतिक केंद्रों का ज्ञान होता है, जिनमें पुष्कर, मरुधन्व, जांगल, मत्स्य, साल्व, मरुकांतर आदि प्रमुख हैं। तो इनके नाम भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत काल में विराट नगर यानी कि बैराठ, पुष्कर आदि नगरों का वर्णन आता है, जो स्थापत्य एवं रक्षा की दृष्टि से नगर योजना की समृद्ध कहानी कहते हैं। मौर्य काल से लेकर उत्तर गुप्त काल में भारतीय स्थापत्य की भांति राजस्थान में भी स्थापत्य के एक विशेष रूप का विकास हुआ। तो जिस तरीके से मौर्य काल के उत्तर गुप्त काल में भारतीय स्थापत्य का विकास हुआ है, उसी के अनुसार राजस्थान में भी स्थापत्य के एक विशेष रूप का विकास हुआ है। इस काल की कला केवल राजकीय प्रश्रय में ही नहीं पलती थी, वरन आम जन के मध्य भी प्रचलित थी। विराटनगर अशोककालीन सभ्यता का एक अच्छा उदाहरण है, तो इसका नाम याद रखिएगा, विराटनगर। यहाँ के भग्नावशेषों में स्तंभलेख, बौद्ध विहार के खंडर प्रमुख हैं। मौर्य काल में बेड़च नदी के किनारे मध्यमका की भव्य नगर योजना इस बात की साक्षी है कि 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक यह भव्य नगर रहा। तो बेड़च नदी के किनारे मध्यमका यानी कि चित्तौड़ के पास, जिसे आजकल नगरी कहते हैं, उस जगह की बात हो रही है। तो उस नगर की जो उस भव्य नगर योजना है, इस बात का प्रमाण है कि 3री सदी से ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक यह एक भव्य नगर रहा होगा, ऐसे प्रमाण मिले हैं। आगे लिखा है, गुप्त और गुप्तोत्तर काल में मेनाल, अमजेरा, डबोक तथा भरतपुर के आसपास का क्षेत्र नगरी वैभव के साक्षी हैं। बावड़ियां, कुंड, मंदिर, सड़कें, नालियां तथा रिहायशी मकानों का संतुलित निर्माण इन खंडरों तथा उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री में आसानी से दिखाई पड़ता है। आगे लिखा है, 7वीं से 13वीं सदी तक का काल राजस्थान में स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। तो ये आपको याद रखना है, 7वीं से 13वीं सदी तक का काल। राजपूत संस्कृति के उदय के कारण वीरता एवं रक्षा के प्रतीक, किले एवं धार्मिक प्रवृत्ति के प्रतीक मंदिर बनाए गए। राजपूत काल में जहां जहां राजधानियां बनी, वहां का नगर नियोजन विशिष्ट रहा। यानी कि जहां राजधानियां बनाई गई, वहां का नगर नियोजन कैसा रहा? विशिष्ट रहा। आगे लिखा है, नगर की रक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से जो स्थान चुना जाता था वह महत्वपूर्ण स्थल होता था। इसी दृष्टि से भीनमाल, चित्तौड़, मंडोर, ओसियां, रणथंभौर, झालरापाटन, राजौरगढ़, आमेर जैसे स्थानों को राजधानी नगर बनाने हेतु चुना गया। आगे चलकर देसी राजाओं ने अपनी अपनी राजधानियों के लिए जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर जैसे नगरों की स्थापना की और उन्हें परिपूर्ण नगर के रूप में विकसित किया। यानी कि जो नगर राजधानी बन जाते थे उनको परिपूर्ण रूप में विकसित किया जाता था और राजधानी भी उन्हीं महत्वपूर्ण स्थलों को बनाया जाता था जो
सुविधा की दृष्टि से और नगर की रक्षा की दृष्टि से अच्छे होते थे, उन्हें ही राजधानी बनाया जाता था, सारी सुविधाएं जहां प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम जयपुर को देखें तो महान शिल्पकार विद्याधर ने जयपुर शहर 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था। तो ये जो महान शिल्पकार हैं विद्याधर, इनका नाम आपको याद रखना है। इन्होंने जयपुर शहर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था, ये बात भी आपको याद रखनी है। सुव्यवस्थित रूप से बसे जयपुर के निर्माण में चौड़ी और सीधी सड़कों एवं रास्तों की व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। शहर के दोनों सिरों पर 2 चौपड़ अर्थात छोटी और बड़ी चौपड़ हैं, जिनके बीच में फव्वारे तथा चौड़ी सड़क के दोनों ओर बाजार हैं। शहर से निकास के लिए सूरज पोल, चांद पोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट आदि महत्वपूर्ण दरवाजे हैं। तो ये निकास के लिए दरवाजे बनाए गए थे। जयपुर जो शहर है वो महान शिल्पकार विद्याधर ने 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था और सुव्यवस्थित रूप से इसमें सड़कें चौड़ी बनाई गई थी, सीधी बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। सवाई जयसिंह की कल्पना को साकार करने के लिए जयपुर शहर की नींव नवंबर 1726 ईस्वी में राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई थी। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। जयपुर शहर की नींव 1726 में रखी गई थी पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा। आगे चलकर तो पूरे राजस्थान के नगर नियोजन को जयपुर के स्थापत्य ने प्रभावित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई जयपुर की। अब लिखा है 12वीं सदी में जैसलमेर का निर्माण जंगल की निकटता और पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया था। समूची योजना जनजीवन और व्यापार की समृद्धि के हित में थी। चौहानों के समय अजमेर की गिनती समृद्ध नगरों में की जाती थी। तो बात हो रही है चौहानों के समय की, तब अजमेर की गिनती की जाती थी समृद्ध नगरों में। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना किससे की गई है तो इंद्रपुरी से, या प्रश्न पूछ लिया जाए कि इंद्रपुरी किसकी तुलना है तो अजमेर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूंदी के स्थापत्य में तथा उसके बसाने में जल की प्रचुरता का बड़ा हाथ रहा। जोधपुर और बीकानेर की बसावट में गढ़ निर्माण, परकोटे, भवन निर्माण आदि भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित है। बीकानेर में समतल भूमि में पेशे के अनुसार नगर के भाग बनाए गए तथा हाटों और बाजारों को व्यापारिक सुविधा के अनुकूल बनवाया गया। उदयपुर को झील के किनारे घाटियों के अनुकूल पेशे के अनुसार मोहल्लों में बांटा गया। आगे लिखा है नगरों के स्थापत्य से गांवों का स्थापत्य भिन्न रहा। पहाड़ी इलाके के गांव पहाड़ी ढलान और कुछ ऊंचाई लिए हुए हैं, जैसे केलवाड़ा, सराड़ा, यानी ये पहाड़ी पर हैं तो ये ढलान और कुछ ऊंचाई लिए हुए हैं। पहाड़ों और घने जंगलों में आदिवासियों की बस्तियां छोटी छोटी टेकरियों पर 2-4 झोपड़ियों के रूप में बसी मिलती हैं। रेगिस्तानी गांव को पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर बसाया जाता है, यानी कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं उन्हें पानी के लिए समस्या ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है जो गांव रेगिस्तान में है। इसीलिए बीकानेर और जैसलमेर के गांव के आगे सर अर्थात जलाशय का प्रयोग अधिकतर पाया जाता है, जैसे बीदासर, जेतसर, उदासर। तो गांव के नाम में आपको सर लगा हुआ मिलेगा जलाशय के अधिकतर प्रयोग के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दुर्ग शिल्प के बारे में बताया जा रहा है। दुर्ग यानी कि किले, इनके शिल्प के बारे में बताया गया है। इनकी डिजाइन कैसे किया गया है, कैसे इन्हें बनाया गया है, किन किन बातों का ध्यान रखा गया है, इन सब के बारे में लिखा है। राजस्थान का शायद ही कोई जनपद या अंचल ऐसा हो जहां कोई छोटा बड़ा दुर्ग या गढ़ी ना हो। यानी कि आप राजस्थान जाएंगे तो चाहे छोटा जनपद हो चाहे बड़ा जनपद हो, वहां पर कोई किला या दुर्ग या गढ़ या गढ़ी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। दुर्ग निर्माण की परंपरा यहाँ बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है।
शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं, जिनमें दुर्ग भी एक है। और ये आपको याद रखना है, प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए हैं, तो 7 अंग माने गए हैं, और जिसमें दुर्ग का भी एक स्थान है। संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहां पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने हुए हैं। यहाँ राजाओं व सामंतों ने अपने निवास, सुरक्षा सामग्री संग्रहण, आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने हेतु, पशुधन बचाने के लिए और संपत्ति को छिपाने के लिए दुर्ग बनवाए। यानी कि हर विशेष बात का ध्यान रखा गया है कि राजा अपनी सुरक्षा करें, अपने निवास की सामग्री का संग्रहण हो सके, आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रख पाएं, पशु और धन बचा पाएं, संपत्ति को छिपा पाएं। तो ऐसे दुर्ग बनाए गए हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का उदाहरण कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। कालांतर में मौर्य, गुप्त और परवर्ती युग में दुर्गों के निर्माण निश्चित आधार दिखाई पड़ते हैं। तो राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का जो प्रथम उदाहरण है वह कालीबंगा की खुदाई में मिला था, ये आपको याद रखना है। और फिर कालांतर में मौर्य, गुप्त और परवर्ती युग में दुर्गों के निर्माण के निश्चित आधार दिखाई पड़े हैं। इस समय दुर्ग निर्माण में मंदिरों तथा जलाशयों को प्रधानता दी जाने लगी। राजपूत काल में राजस्थान में बने दुर्गों में भाटियों का सोनागढ़, अजय राज चौहान का गढ़बीठली, तारागढ़, अजमेर, कुंभा का मांडलगढ़ आदि उल्लेखनीय हैं। तो इनके नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क अफगान शासन की स्थापना हुई, जिसका प्रभाव राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य पर भी पड़ा। तो जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए। उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली में तुर्क अफगान शासन की स्थापना हुई, जिसका प्रभाव दिखाई दिया राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य में। आगे लिखा है 13वीं सदी के बाद दुर्ग बनाने की परंपरा में एक नया परिवर्तन दिखाई देता है। इस काल के दुर्ग निर्माण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। ये बात हो रही है 13वीं सदी के बाद की। तो 13वीं सदी के बाद जो दुर्ग बने हैं उनमें सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया है। अब दुर्ग वहां बनाए जाने लगे जहां ऊंची ऊंची पहाड़ियां हो, जो ऊपर से चौरस हों। यहाँ खेती योग्य भूमि एवं सिंचाई के साधनों का समुचित प्रबंध किया गया। इस समय प्राचीन काल में जो दुर्ग बने हुए थे तथा जो जीर्ण शीर्ण या खंडर हो गए थे, उनका पुनर्निर्माण भी किया गया। कब की बात हो रही है, 13वीं सदी के बाद की। तो तब सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया। दुर्ग वहां बनाए जाने लगे जहां ऊंची ऊंची पहाड़ियां हो और जो ऊपर से चौरस हो, और वहां पर कृषि योग्य भूमि और सिंचाई के समुचित साधनों का भी प्रबंध किया गया। और जो पुराने दुर्ग थे, जो खंडर हो गए थे, टूट फूट गए थे, उनका पुनर्निर्माण भी किया गया। इसका एक उदाहरण दिया गया है आबू में अंचलगढ़, इसका पुनर्निर्माण किया गया। महाराणा कुंभा ने इसे नवीन दुर्ग में परिवर्तित किया। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण करवाया। तो इनमें टूट फूट हो गई थी, इसलिए इनका पुनर्निर्माण किया गया। आगे बढ़ते हैं। जब मुगलों के साथ राजपूताना के शासकों के मधुर संबंध बने तो दुर्ग स्थापत्य में भी परिवर्तन आ गया। अब जब मुगलों के साथ मधुर संबंध बने तो स्थापत्य कला में फिर से परिवर्तन दिखाई दिया। अब राजपूत शासक पहाड़ियों के नीचे आकर समतल मैदान में नगर दुर्गों का निर्माण करने लगे। ये बात हो रही है जब मुगलों का प्रभाव हुआ, तब दुर्गों का निर्माण कहाँ हुआ, समतल मैदान में, पहाड़ियों से नीचे आकर, जैसे जयपुर, बीकानेर, भरतपुर आदि। क्योंकि राजस्थान के राजपूत शासकों के लिए यह स्थिरता व शांति का काल था। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, ये भी पढ़ते चलते हैं साथ में। क्या लिखा है, राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्गों आमेर महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ को
जून 2013 में नोम पेन में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया। तो ये आपको याद रखना है, इसीलिए इसे अलग से दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन ग्रंथों में दुर्गों की जिन विशेषताओं का उल्लेख हुआ वे राजस्थान के दुर्गों में प्रायः देखने को मिलती हैं। सुदृढ़ प्राचीर, अवैध बुर्जे, किले के चारों तरफ गहरी खाई या परिखा, गुप्त प्रवेश द्वार तथा सुरंग, किले के भीतर सिलाई खाना यानी शस्त्रागार, जलाशय अथवा पानी के टाके, राजप्रासाद तथा सैनिकों के आवास गृह यहाँ के प्रायः सभी दुर्गों में मिलते हैं। तो ये सभी आपको राजस्थान के दुर्गों में देखने के लिए मिलेंगे। सुदृढ़ प्राचीर यानी कि सुदृढ़ दीवारें, अभेद बुर्जे और चारों तरफ खाई बनी हुई है ताकि जो शत्रु है वह दुर्ग तक ना पहुंच सकें। गुप्त प्रवेश द्वार भी आपको मिलेंगे, सुरंगें भी मिलेंगी, किले के भीतर शस्त्रागार भी होगा जिसमें शस्त्र रखे गए हैं, जलाशय और पानी के टाके, राजप्रासाद और सैनिकों के लिए अलग से आवास गृह यहाँ पर बनाए जाते थे। तो ये सभी विशेषताएं आपको राजस्थान के दुर्गों में देखने के लिए मिलेंगी। आपने देखी भी होगी यदि आप किसी किले में घूमने के लिए गए हों तो। अब दुर्गों के प्रकार बताए जा रहे हैं। लिखा है, अपनी स्थिति, स्थापत्य व उपयोगिता के आधार पर दुर्गों को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दुर्गों के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? औदुक दुर्ग अर्थात जल दुर्ग। ऐसे दुर्ग को कहते हैं जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ है, जैसे गागरोन दुर्ग। तो ये जल महल कहे जाते हैं, जल दुर्ग कहे जाते हैं। इनके चारों तरफ पानी होता है। तो इसका एक उदाहरण दिया गया है गागरोन दुर्ग। इसके चारों तरफ पानी है, यानी कि जो विशाल जलराशि से घिरा हुआ हो। तो ये गागरोन दुर्ग है, एक उदाहरण दिया गया है। अगला लिखा है गिरी दुर्ग, यानी कि किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित होता है। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। तो अधिकांश जो दुर्ग है वो ऊंची पहाड़ी पर बने हुए हैं। तीसरा लिखा है मरुस्थल भूमि में बना हुआ दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाता है, जैसे जैसलमेर का दुर्ग। तो ये जो जैसलमेर का दुर्ग है ये मरुस्थल भूमि में बना हुआ है, तो ये धानवन दुर्ग कहलाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सघन बीहड़ में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है, जैसे सिवाना का दुर्ग। तो ये सघन बीहड़ में बना हुआ है, तो ये कहलाता है सिवाना का दुर्ग, इसका उदाहरण है। तो ये वन दुर्ग कहे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है एरन दुर्ग वे दुर्ग हैं जिनके मार्ग खाई, कांटों व पत्थरों से दुर्गम हो, जैसे चित्तौड़गढ़ व जालौर के दुर्ग। तो एरन दुर्ग वे होते हैं जो जिनके मार्ग दुर्गम हों, जिनके मार्ग में खाई हो, कांटे पत्थर हों। उदाहरण है इनके चित्तौड़ व जालौर के दुर्ग। अगला है पारिक दुर्ग अर्थात जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे भरतपुर दुर्ग, बीकानेर का जूनागढ़। तो ये पारिक दुर्ग के उदाहरण है। अगला लिखा है जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो वे पारिद दुर्ग कहलाते हैं, जैसे चित्तौड़ और जैसलमेर। और अगला लिखा है सैन्य दुर्ग वह दुर्ग है जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रकार है सहाय दुर्ग में सूरवीर तथा सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं। तो 9 प्रकार के दुर्ग यहाँ पर बताए गए हैं। अब लिखा है कुछ दुर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 या 2 से अधिक दुर्गों के प्रकार में शामिल किया जा सकता है, जैसे चित्तौड़ के दुर्ग को गिरी दुर्ग, पारिक दुर्ग एवं एरन दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। यानी कुछ महल या दुर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें 1 से अधिक श्रेणी में रखा जा सकता है। इसका एक उदाहरण दिया गया है चित्तौड़ का दुर्ग। आगे लिखा है दुर्गों के सभी प्रकारों में सैन्य दुर्गों को श्रेष्ठ माना जाता है। चित्तौड़ दुर्ग सहित राजस्थान के कई दुर्गों को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है सैन्य दुर्ग, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले लिखा है चित्तौड़गढ़। एक प्रश्न आपको दुर्ग से संबंधित मिलेगा, तो ध्यान से समझते चलिए। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ के बारे में लिखा है
गिरी दुर्गों में राजस्थान का गौरव चित्तौड़ का किला सबसे प्राचीन और प्रमुख है। गिरी दुर्ग यानी कि ये पहाड़ी पर स्थित है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का सामरिक महत्व था। तो ये दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित है, ये भी याद रखिए। यहाँ पर आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग का एक चित्र देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आगे लिखा है, मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगद ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा था। ये मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार बताया जा रहा है, उसी का परिवर्तित नाम चित्तौड़ है। मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक को पराजित कर 8वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम खिज्राबाद रखा। तो अलाउद्दीन ने इस दुर्ग पर जब अधिकार कर लिया तो इसका नाम रख दिया खिजराबाद, ये याद रखिएगा। आगे लिखा है, यह दुर्ग एक पठार पर स्थित है जिसे मेसा का पठार कहते हैं। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है, तो मेसा के पठार पर, ये आपको याद रखना है। यह किला सब किलों का सिरमौर समझा जाता है। चित्तौड़गढ़ के लिए यह उक्ति प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। तो ये याद रखिएगा, एक उक्ति प्रचलित है। आगे लिखा है, चित्तौड़ के किले में इतिहास के 3 प्रसिद्ध साके हुए। पहला सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय, दूसरा 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय, और तीसरा 1567 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय हुआ था। रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जयमल राठौर और पत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास में अपना कोई सानी नहीं रखता है। आगे लिखा है, सुदृढ़ और घुमावदार प्राचीर, उन्नत और विशाल बुर्जे, 7 अभेद्य प्रवेश द्वार। तो इसमें 7 अभेद्य प्रवेश द्वार हैं, ये आपको याद रखना है। किले पर पहुंचने का लंबा और टेढ़ा मेढ़ा सर्पिल मार्ग आदि सब विशेषताओं ने चित्तौड़गढ़ को एक विकट दुर्ग का रूप दे दिया। यहाँ के भवनों में तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चमरी प्रासाद, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभ श्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांग मोरी तालाब तथा जैन कीर्ति स्तंभ उल्लेखनीय हैं। अब प्रश्न जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ किले में है, ये आपको याद रखना है। और इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो राणा कुंभा ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, ये राजसमंद में है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, जब मैंने क्लास 8th की बुक पढ़ाई थी उसमें जो दुर्ग हैं प्रमुख दुर्ग उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया था, लेकिन इसमें डिटेल में बताया गया है। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य के प्राचीन आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। तो ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है, इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन था। और ये याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है, इसके जो शिल्पकार हैं दुर्ग के वह कौन थे, मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है, जो अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। तो इतनी चौड़ी इसकी सुरक्षा दीवार बनाई गई है। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कंगूरों के विचारों से एट्रक्शन वास्तु से की है, तो ये आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं। दुर्ग के भीतर झाली बाव, बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, झाली रानी का मालिया, मामादेव तालाब, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी आदि अन्य प्रसिद्ध स्मारक बने हुए हैं। यहीं उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ एवं राणा प्रताप का जन्म हुआ। तो ये भी याद रखना है, यहाँ पर उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था और राणा प्रताप का जन्म भी हुआ था। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है, जिसे कट्यारगढ़ कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो ये जो यहाँ पर लाइन लिखी हुई है ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये पहले प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है, ये अबुल फजल ने लिखा है कि यह जो किला है ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो दुर्ग लिखा हुआ है वह लिखा है रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। लिखा है इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया था। एक मान्यता के अनुसार बताया गया है। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर देव चौहान के साहस का मूक गवाह है, जो सन 1301 में अलाउद्दीन से युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुआ था। इस दुर्ग के स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरी दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं विद्यमान हैं। यानी कि ये जंगल में है, बीहड़ में है, तो ये विशेषता भी है इसकी, इसीलिए इसे वन दुर्ग भी कहा गया है, और ये पहाड़ी पर है इसीलिए इसे गिरी दुर्ग भी कहा गया है। आगे लिखा है रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो रणथंभौर दुर्ग के लिए अबुल फजल ने क्या लिखा है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। दुर्ग परिसर में हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह और गणेश मंदिर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में है, तो रणथंभौर दुर्ग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दुर्ग है सिवाना दुर्ग, बाड़मेर। ये बाड़मेर में है, ये आपको याद रखना है। बाड़मेर में 56 के पहाड़ पर स्थित सिवाना का दुर्ग इतिहास प्रसिद्ध है। इसे अनखलो सिवानो दुर्ग भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इस दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परमार वंशीय वीर नारायण ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालौर के राजा कान्हड़ देव के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी के लगभग सिवाना के किले पर आक्रमण किया, जिसमें वीर शीतल देव वीरगति को प्राप्त हुए तथा दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया। तो 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, जिसमें वीर शीतल देव शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। आगे लिखा है सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा है। राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेर शाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। चंद्रसेन ने सिवाना के दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो ये संकट काल में राजाओं की शरण स्थली रहा है, ये आपको याद रखना है, सिवाना का दुर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है तारागढ़ का किला बूंदी। लिखा है गिरी दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण बूंदी का तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण, फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये ऊंची चोटी पर स्थित है और धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम तारागढ़ रखा गया। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में राव बर सिंह ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से
संभावित आक्रमणों से बूंदी रक्षा के लिए करवाया था। आगे बढ़ते हैं। वीर विनोद के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए। उनके पुत्र महाराणा लाखा काफी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार ना कर सके, तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। यानी कि उन्होंने प्रतिज्ञा की होगी कि वे दुर्ग को ध्वस्त कर देंगे, लेकिन वे नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाया और उसे ध्वस्त करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तारागढ़ में बने राजमहल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ एवं जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। विशेषकर महाराव उम्मेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्रशैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर, सरोवर व गर्भ गुंजन तोप बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करते हैं। तो 84 खंभों की छतरी यहाँ पर है, तो ये आपको याद रखना है बूंदी दुर्ग में, यानी कि तारागढ़ दुर्ग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाहरगढ़ का किला जयपुर। अगला जो किला है वह नाहरगढ़ का किला है और ये जयपुर में है। तो लिखा है अरावली, जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए करवाया था। तो इनका नाम याद रखना है, सवाई जयसिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था, नाहरगढ़ किले का। आगे लिखा है इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं और यही आपको याद भी रखना है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, तो नाहरगढ़ किले को। आगे लिखा है इसका नाहरगढ़ नाम नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जुझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया। तब तांत्रिक रत्नाकर पौंडरीक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया और उनका स्थान आमबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया, जहां से वे आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है तारागढ़ अजमेर। तो एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है और ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर का है। लिखा है अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दिशा में है। खंडित दशा में है, इसे गढ़बीठली या अजय मेरू भी कहते हैं। तो अब ये खंडित दिशा में है, यानी कि टूट फूट गया है। शाहजहां के शासनकाल में विठल दास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था और संभव है कि उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर इस किले का नाम गढ़बीठली पड़ा हो। कर्नल टॉड के अनुसार इस दुर्ग का नाम चौहान शासक अजयपाल ने करवाया। तो ये किसने बताया है? ये कर्नल टॉड के अनुसार बताया गया है कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चौहान शासक अजयपाल ने। तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्जे हैं, जिनमें घूंघट, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज प्रमुख है। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। और ये पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि किस दुर्ग को विलियम बेंटिक ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर, याद रखिएगा, पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो किला है वह है मेहरानगढ़ जोधपुर। लिखा है 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा इस दुर्ग की स्थापना की गई। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूक पर बना हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, जो मेहरानगढ़ किला है ये जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूक पर बना है।
यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि पहाड़ी पर बना हुआ है, इसीलिए गिरि दुर्ग की श्रेणी में ये आता है। आगे लिखा है इसे मयूर ध्वज गढ़ गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। तो ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ये याद रखिएगा। अपनी विशालता के कारण संभवतः यह किला मेहरानगढ़ कहलाया। गढ़ बन्यो मेहरान, इसीलिए ये अपनी विशालता के कारण इसका नाम पड़ा है। यहाँ आप देख भी सकते हैं चित्र में। आगे लिखा है दुर्ग के भीतर मोती महल, फतेह महल, फूल महल, सिंगार महल दर्शनीय है। महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय वर्तमान में भी कार्यरत है। तो ये महाराजा मानसिंह के द्वारा स्थापित किया गया पुस्तक प्रकाश नाम का पुस्तकालय जो वर्तमान में भी कार्यरत है। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाले अनेक प्राचीन तोपें हैं, जैसे किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत गुब्बार, धूर घाड़ीद, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला तथा गजक। दुर्ग परिसर में चामुंडा माता, मुरली मनोहर व आनंद घन के प्राचीन मंदिर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तखत विलास, चोखेला महल, बिचला महल, सिंसागर चौकी यानी कि श्रृंगार चौकी, सिनगार चौकी है, सिनसागर नहीं है, सिनगार चौकी शुद्ध भाषा में है श्रृंगार चौकी जैसी शानदार इमारतें भी दुर्ग की शोभा बढ़ाती हैं। तो ये सब किले के अंदर स्थित हैं, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है चुरू का किला। अगला जो किला है वह है चुरू का किला। तो चुरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में करवाया था। याद रखिएगा, चुरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। आगे लिखा है 1857 ईस्वी के विद्रोह में यहाँ के ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चुरू दुर्ग को चारों ओर से घेरकर तोपों से गोलों की बरसात कर दी। जवाब में दुर्ग से भी गोले बरसाए गए। कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए सीसा समाप्त हो गया। इस पर सेठ साहूकारों और जन सामान्य ने अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी। जब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जा गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए दुर्ग पर से घेरा उठा लिया। तो ये घटना लिखी हुई है जब अंग्रेजों ने चुरू दुर्ग पर आक्रमण किया था। चारों तरफ से घेर लिया और तोपों से गोले बरसाने लगे। तो जवाब में दुर्ग से भी गोले बरसाई गई, लेकिन कुछ समय बाद सीसा समाप्त हो गया। इस पर क्या जन सामान्य ने क्या किया, अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी और जब तोपों से चांदी के गोले छोड़े गए तो शत्रु सेना हैरान रह गई और अंत में उसने क्या किया, दुर्ग पर से घेरा उठा लिया। अब लिखा है अगला जो दुर्ग है वह है अकबर का दुर्ग, अजमेर। लिखा है अकबर ने अजमेर नगर के मध्य में 1570 ईस्वी में गुजरात विजय की स्मृति में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। गुजरात विजय की स्मृति में 1570 में अकबर ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था और इसे अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन कहा जाता है। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनवाया गया है। 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप इसी दुर्ग में दिया गया। ब्रिटिश राजपूत सर टॉमस रो जब भारत आया तो मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय इसी दुर्ग में दिया। 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर इसे अपना शस्त्रागार बना लिया। तो 1801 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने अधिकार किया तो इस किले को अपना शस्त्रागार बना लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है लालगढ़ दुर्ग, बीकानेर। तो इसे जूनागढ़ भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा, लिखा भी है। इस दुर्ग की नींव महाराजा राय सिंह ने 1589 में रखी थी।
दुर्ग की प्राचीर अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ है। इसे लालगढ़ भी कहा जाता है, जूनागढ़ भी कहा जाता है। दुर्ग में आंतरिक द्वार पर सूरजपोल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीर गति पाने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध वीरों जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित हैं। तो इनके नाम याद रखिएगा, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। आगे लिखा है रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि इस दुर्ग में स्थित प्रमुख निर्माण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दुर्ग लिखा है भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़। लिखा है चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर स्थित यह किला 3 ओर से पानी से घिरा है। यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो ये 3 ओर से पानी से घिरा है, इसीलिए जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कर्नल टॉड के अनुसार इस किले का निर्माण भैंसा शाह नामक व्यापारी तथा रोड़ाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफले की रक्षा हेतु करवाया। डोड शाखा के परमारों, राठौड़ों, सक्तावतों और चुंडावतों के अधिकार में रहने के बाद भैंसरोडगढ़ हाड़ाओं को मिला पर अधिकांशतः यह मेवाड़ के अधिकार में ही रहा। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ये याद रखिएगा इतना। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है, भैंसरोडगढ़ का किला। चलिए आगे बढ़ते हैं। गागरोन का किला झालावाड़। तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, पहले ही आपको बताया था। लिखा है काली सिंध व आहू नदी के संगम स्थल पर स्थित यह किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में टोड परमारों द्वारा करवाया गया। उनके नाम पर यह टोडगढ़ या धूलरगढ़ कहलाया। तत्पश्चात यह दुर्ग खींची चौहानों के अधिकार में आ गया। यह किला अचलदास खींची की वीरता की याद दिलाता है, जो 1423 में मांडू के सुल्तान होसंग शाह से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। संत पीपा की छतरी, सूफी संत मिठे साहब, संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इस किले की शोभा बढ़ाते हैं। तो औरंगजेब द्वारा जो बुलंद दरवाजा बनवाया गया है वो इस किले में है, और जो अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया है वह फतेहपुर सीकरी में है। कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ आप चित्र में भी देख सकते हैं गागरोन का किला झालावाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जयगढ़ आमेर। मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में से एक जयगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि इसमें तोपें ढालने का विशाल कारखाना था, जो शायद ही किसी अन्य भारतीय दुर्ग में रहा है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ तोपें ढालने का विशाल कारखाना था। कहाँ पर? जयगढ़ दुर्ग में। आगे लिखा है इस किले में रखी जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। तो इस किले में रखी है जयबान तोप, ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है, ये भी याद रखिए। जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है। इस किले के निर्माण एवं विस्तार में विभिन्न कछवाहा शासकों का योगदान रहा, परंतु इसे वर्तमान स्वरूप सवाई जय सिंह ने प्रदान किया। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें हैं, इसीलिए इसे रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जालौर का किला। सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित यह किला सुखड़ी नदी के किनारे पर बना हुआ है। शिलालेखों में जालौर का नाम जावालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। ये किस में मिलता है? शिलालेखों में। इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया। किले के भीतर बनी तोपखाना मस्जिद, जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, बहुत आकर्षक है। तो ये आपको याद रखना है। किले के भीतर एक तोपखाना मस्जिद बनी हुई है,
जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कानड़ देव चौहान था, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। तो जालौर के किले के बारे में पढ़ा दिया। अब लिखा है जैसलमेर का किला। किलों से संबंधित एक प्रश्न आपको मिलेगा, तो पढ़ना तो सभी के बारे में पड़ेगा। लिखा है राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर में त्रिकूट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित इस किले को सोनार का किला भी क्या कहा जाता है। तो पीले पत्थरों से ये निर्मित है, इसीलिए इसे सोनार का किला भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1155 ईस्वी में भाटी शासक राज जैसल ने करवाया था। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला हुआ है। इसके बारे में कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और कांच के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। तो ये कहावत है कि यहाँ पहुंचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही आप पहुंच सकते हैं। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज जैसा प्रतीत होता है। इस किले को कारीगरों ने चूने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया है। किले के अंदर बने प्राचीन एवं भव्य जैन मंदिर, पार्श्वनाथ और ऋषभ देव मंदिर अपने शिल्प एवं सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा जैन मंदिरों की बराबरी करते हैं। किले के महलों में रंग महल, मोती महल, गज विलास और जवाहर विलास प्रमुख हैं। इस किले की प्रसिद्धि इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण भी है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे लिखा है लोहागढ़। भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता एवं शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे लोहागढ़ का किला अजेयता एवं सुदृढ़ता के लिए विख्यात है। यह 1733 ईस्वी में जाट शासक महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाया गया। तो ये तो आपको याद ही रखना है। लोहागढ़ को पूर्व स्थिति में कच्ची गढ़ी को विकसित कर वर्तमान रूप दिया गया। किले के प्रवेश द्वार पर अष्टधातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाजा आज भी वीरता की कहानी कहता है। यानी कि प्रवेश द्वार पर अष्टधातु से निर्मित दरवाजा लगा हुआ है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे। तो ये जो दरवाजा है, इसे महाराजा जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली से जीत कर लाए थे। ये आपको याद रखना है। इस किले की अभेद्यता के कारण इसकी चौड़ी दीवारें हैं। किले की बाहरी दीवारें मिट्टी की बनी हैं तथा इसके चारों ओर एक गहरी खाई है। इस खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता है। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु हर बार असफल रहा। किले में किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि प्रमुख हैं। तो ये याद रखिएगा। उपर्युक्त प्रमुख दुर्गों के अलावा बयाना का किला, तिमनगढ़ का दुर्ग, मारवाड़ का सोजत और कुचामन का किला पूर्व जयपुर रियासत के सिवाड़, कालख, काकोड़ और खंडार के किले, हाड़ौती का शेरगढ़, सिरोही का बसंतगढ़ का दुर्ग तथा सीकर का लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी अपने स्थापत्य और बनावट के कारण उल्लेखनीय है। यानी जो प्रमुख दुर्ग हैं उनके बारे में डिटेल में बता दिया गया है, लेकिन उसके अलावा भी कई दुर्ग हैं जो अपने बनावट और स्थापत्य के कारण उल्लेखनीय हैं। तो सभी जो इम्पोर्टेंट किले और दुर्ग थे उनके बारे में बता दिया है। अब मंदिर शिल्प के बारे में लिखा है। तो स्थापत्य कला मंदिरों में भी दिखाई देती है। केवल नगर निर्माण, भवन निर्माण और दुर्ग निर्माण में ही इसका प्रयोग नहीं हुआ है, मंदिरों में भी इसका प्रयोग हुआ है। तो मंदिर शिल्प के बारे में आगे बताया जा रहा है, चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है स्थापत्य कला न केवल नगर निर्माण, भवन एवं दुर्ग निर्माण तक ही सीमित रही, वरन कला की गति और कला की शक्ति के अनुरूप उसका प्रवेश मंदिरों के निर्माण द्वारा भी प्रदर्शित हुआ।
भारत में मानसिक तथा राजनीतिक परिवर्तन के साथ कला की प्रगति भी होती रही। यदि राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो राजस्थान में 7वीं सदी से पूर्व जो मंदिर बने, दुर्भाग्य से उनके अवशेष ही प्राप्त होते हैं, जैसे बैराठ का मौर्ययुगीन गोल बौद्ध मंदिर, नगरी चित्तौड़गढ़ का वैष्णव मंदिर। यहाँ मंदिरों के विकास का काल 7वीं से 10वीं सदी के मध्य रहा। लगभग 8वीं सदी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसे गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू कहा गया। तो ये बात हो रही है 8वीं सदी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ है उसे कहा गया है गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडोर के प्रतिहारों, सांभर के चौहानों तथा चित्तौड़ के मौर्यों ने किया। प्रारंभिक दौर लगभग 8वीं सदी एवं 9वीं सदी का प्रारंभ। तो प्रारंभिक दौर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर ओसिया, चित्तौड़गढ़ एवं आभानेरी में स्थित है। ओसिया में 8वीं से 12वीं सदी तक जो मंदिर बने उनमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर पहाड़ी पर सच्चिया माता के मंदिर के पास बना सूर्य मंदिर और नीचे मैदान में बने हरिहर मंदिर व महावीर मंदिर है। तो ये बताया जा रहा है ओसिया में जो मंदिर हैं 8वीं से 12वीं सदी तक जो मंदिर बने हैं उनमें जो महत्वपूर्ण हैं, सच्चिया माता मंदिर के पास बना है सूर्य मंदिर और नीचे मैदान में बना है हरिहर मंदिर और महावीर मंदिर। आगे बढ़ते हैं। 9वीं सदी में विकसित गुर्जर प्रतिहार शैली के महत्वपूर्ण मंदिर पाली जिले में आउवा व बालोतरा के पास खेड के क्रमशः कामेश्वर एवं रणछोड़ जी मंदिर हैं। लगभग 10वीं व 11वीं सदी के प्रारंभ में हमें गुर्जर प्रतिहार शैली का पूर्ण विकास व सोलंकी शैली का प्रारंभ देखने को मिलता है। कब मिलता है? 10वीं व 11वीं सदी के प्रारंभ में। इस समय का पहला मंदिर मेड़ता के दक्षिण में कैकींद या जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर है। तो इस मंदिर का नाम याद रखिएगा, कैकींद या जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर। सीकर के पास हर्षनाथ का मंदिर भी इसी समय का है। सरिस्का के दक्षिण पश्चिम में पारानगर का नीलकंठेश्वर मंदिर भी एक भव्य त्रिकूटाकार मंदिर है। इन दोनों मंदिरों में हमें गोल स्तंभ मिलते हैं जो आने वाले समय में आम हो गए। तो गोल स्तंभ पहले इन मंदिरों में देखे गए, लेकिन फिर जो आने वाले समय में मंदिर बने तो ये आम हो गए, यानी कि सब में बनाए जाने लगे। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर किरारू का सोमेश्वर मंदिर है। यह भारत के सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है। इसका शिखर दर्शनीय है। तो ये मंदिर याद रखिएगा, नाम किरारू का सोमेश्वर मंदिर। अभी नीचे सभी मंदिरों के बारे में, जो मुख्य मंदिर हैं उनके बारे में डिटेल में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाने वालों में जालौर के गुर्जर प्रतिहार रहे। उनके पश्चात चौहानों, परमारों और गुहिलों ने मंदिर शिल्प को समृद्ध बनाया। परंतु इस काल के कुछ मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली से अलग भी हैं। इनमें बारौली का मंदिर, नागदा में सास बहू का मंदिर और उदयपुर में जगत अंबिका मंदिर प्रमुख है। ये मंदिर याद रखिएगा, नागदा का सास बहू मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वीं से 13वीं सदी के बीच बने राजस्थान के मंदिर सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि यह मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल था। इस काल में राजस्थान में काफी संख्या में विशाल और अलंकृत मंदिर बने, जिन्हें सोलंकी या मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस शैली के मंदिरों में ओसिया का सच्चिया माता मंदिर, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित समिधेश्वर मंदिर आदि प्रमुख हैं। इस शैली के मंदिरों में खंबे अलंकृत, पतले, लंबे और गोलाई लिए हुए हैं। ये मंदिर ऊंची पीठिका पर निर्मित है। तो ये बात हो रही है 11वीं से 13वीं सदी के बीच जो राजस्थान में मंदिर बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय ही एक और शैली विकसित हुई, भूमेज। शैली का नाम क्या है? भूमेज। राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना मंदिर पाली जिले में सेवाड़ी का जैन मंदिर है। मैनाल का महानालेश्वर मंदिर, बारां जिले में रामगढ़ का भंड देवरा व बिजौलिया का उंडेश्वर मंदिर इस शैली के अन्य उदाहरण हैं। किस शैली के? भूमिज शैली के। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में 13वीं सदी के बाद का काल मंदिर निर्माण की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय नहीं था। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत की निचली श्रृंखलाओं के अलावा शायद राजस्थान ऐसा एकमात्र क्षेत्र था जहां बड़े मंदिरों का निर्माण जारी रहा। इसका श्रेय तत्कालीन राजपूत शासकों को है। इस काल के मंदिरों में उदयपुर के जगदीश जी, एकलिंग जी के मुख्य मंदिर, केशो राय पाटन के मंदिर और आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर प्रमुख हैं। ये मंदिर आकार की भव्यता लिए रहे हैं। विशाल एवं कलात्मक मंदिरों को बनाने में समय और धन विपुलता से व्यय होता था। बाद में धार्मिक असहिष्णुता के कारण मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किए जाने के कारण प्रायः इनका निर्माण बंद हो गया। ऐसे मंदिरों के बजाय 16वीं से 17वीं शताब्दी के बाद हवेली शैली के मंदिरों के निर्माण की बहुलता रही, क्योंकि बीच में क्या हुआ, धार्मिक असहिष्णुता के कारण मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया जाने लगा, तो इसीलिए मंदिरों का निर्माण बंद कर दिया गया। फिर बाद में क्या हुआ, 16वीं और 17वीं सदी के बाद हवेली शैली मंदिर के निर्माणों की बहुलता रही। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में अनेक जैन मंदिर बने जो वास्तुकला की दृष्टि से अपना अलग स्थान रखते थे। इन मंदिरों में विशिष्ट तल विन्यास, संयोजन और स्वरूप का विकास हुआ जो इस धर्म की पूजा पद्धति और मान्यताओं के अनुरूप था। तो राजस्थान में अनेक जैन मंदिर हैं और इनकी वास्तुकला एक अलग तरीके की है, इसका भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैन मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध देलवाड़ा के मंदिर हैं और ये आपको याद भी रखना है। इसके अलावा रनकपुर, ओसियां, जैसलमेर आदि स्थानों के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध तो और भी स्थानों के हैं, लेकिन जो देलवाड़ा के मंदिर हैं ये ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर हैं? आबू पर्वत पर हैं। ये भी याद रखिएगा, नीचे लिखा है, अभी डिटेल में आपको मंदिरों के बारे में पढ़ाएंगे। आगे लिखा है, पाली जिले में सेवाड़ी, घाड़ेराव, नाडौल, नारलाई, सिरोही जिले में बरमान, झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी और झालदा पाटन, बूंदी में केसो रायपाटन, करौली में श्री महावीर जी आदि जगहों के जैन मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। तो ये जैन मंदिर जहाँ जहाँ बने हुए हैं इनको याद रख लीजिएगा। और जो देलवाड़ा का मंदिर है ये तो बिल्कुल रट लीजिएगा, प्रश्न इससे संबंधित पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है एकलिंग जी का मंदिर और ये कहाँ पर है? ये उदयपुर में है। एक प्रश्न आपको मंदिरों से संबंधित भी मिलेगा, एक प्रश्न आपको किले से संबंधित भी मिलेगा। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये महत्वपूर्ण ही है, इसीलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली वीडियो देखी है, यानी जो प्रीवियस ईयर का मैंने पेपर सॉल्व करवाया है 2023 वाला और 2013 वाला भी करवा दिया है, तो उसमें आप देखेंगे प्रश्न किस तरीके के पूछे गए हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। और जिसने भी देखी है वीडियो उसे तो पता ही है। चलिए, एकलिंग जी का मंदिर जो है उदयपुर में स्थित है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, एकलिंग जी का लकुलीश मंदिर उदयपुर शहर के निकट नाथ द्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक गांव में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं सदी में मेवाड़ के गोहिल शासक बप्पा रावल ने करवाया था। तो याद रखिएगा, इसका निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। आपको कितना याद रखना है, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में है। निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने। आगे बढ़ते हैं। तथा इसे वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने प्रदान किया, यानी निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप आप देखेंगे ये वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने प्रदान किया। मंदिर के मुख्य भाग में काले पत्थर से बनी एकलिंग जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है। एकलिंग जी को मेवाड़ राजघराने का कुल देवता माना जाता था, जबकि मेवाड़ का शासक स्वयं को इनका दीवान मानते थे। इस मंदिर के अहाते में कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर भी है, तो ये भी याद रखिएगा। और कौन कौन ये मंदिर देख कर आया है, जो भी इस शहर से संबंधित होगा तो उसने जरूर देखा होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब लिखा है किराडू के मंदिर बाड़मेर। चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये बाड़मेर में स्थित है, याद रखिएगा। लिखा है, किराडू का प्राचीन नाम किराटकूप था, जो बाड़मेर के हातमा गांव के समीप खदीन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है।
11वीं 12वीं सदी में बने यहाँ के मंदिर ओसिया के मंदिरों के बाद के समय के हैं। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है जिनमें वैष्णव व शैव मंदिर हैं। तो 5 मंदिरों का यहाँ पर समूह है जिनमें वैष्णव और शैव मंदिर हैं। आगे बढ़ते हैं। किराडू के मंदिरों में सबसे सुंदर सोमेश्वर मंदिर है और ये आपको याद भी रखना है। यह मंदिर उच्च कोटि की तक्षण कला के साथ साथ गुप्तकालीन व क्षेत्रीय परमार और सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। किराडू को राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं और ये आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है तो किराडू को। यहाँ पर आप चित्र में देख भी सकते हैं, ये किराडू के मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। आमेर स्थित इस मंदिर का निर्माण कछवाहा शासक मान सिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। तो मान सिंह का पुत्र था जगत सिंह और इनकी पत्नी कंकावती थी। तो कंकावती ने अपने पुत्र की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मान्यता है कि इस मंदिर में प्रतिष्ठित काले पत्थर की कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीरा चित्तौड़ में आराधना किया करती थी। मान सिंह इसे चित्तौड़ से लेकर आए थे। तो ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई है ये वही मूर्ति है जिसकी आराधना मीराबाई किया करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मंदिर लिखा है जैन मंदिर देलवाड़ा। लिखा है उत्तर मध्यकालीन मंदिर शिल्पकला का चरमोत्कर्ष आबू पर्वत पर स्थित देलवाड़ा के जैन मंदिरों में देखा जा सकता है। यह राजस्थान गुजरात की सोलंकी शिल्पकला शैली के प्रमुख नमूने कहे जा सकते हैं। यहाँ स्थित जैन मंदिरों में 2 मंदिर प्रमुख हैं। पहला मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का है। इसे 1031 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। इस मंदिर को बिमलव शाही के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रमुख मंदिर 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का है जिसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा 1230 ईस्वी में करवाया गया था। इस मंदिर को लूनब शाही के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के मंडप स्तंभों छतरियों तथा वेदियों के निर्माण में श्वेत पत्थर पर बारीकी से खुदाई की गई है। इस मंदिर के रंग मंडप व नवचौकी की कलात्मकता अद्भुत है। तो आपको याद रखना है जैन मंदिर देलवाड़ा में ये आबू पर्वत पर स्थित हैं और यहाँ पर 2 मंदिर हैं। पहला जो मंदिर है ये ऋषभदेव का है और ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और दूसरा जो मंदिर है ये 22वें जैन तीर्थंकर का है जिनका नाम था नेमिनाथ। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है हर्षत माता मंदिर आवानेरी। हर्षत माता का मंदिर कहाँ पर है? आवानेरी में है। लिखा है आवानेरी नामक स्थान पर स्थित हर्षत माता का मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 11वीं शताब्दी में इस प्रदेश को महमूद गजनवी ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था तथा मंदिर भी पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया था। मूलतः यह मंदिर एक विष्णु मंदिर था। तो मूल रूप से ये विष्णु मंदिर था, याद रखिएगा। और ये आवानेरी में है हर्षत माता मंदिर, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है शिव मंदिर बारौली। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बारौली शिव मंदिर पंचायतन शैली का मंदिर है। इसमें मुख्य मूर्तियां शिव पार्वती और उनके सेवकों की हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण हूर शासक तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने करवाया था। तो ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हूर शासक तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है शिव मंदिर भंडदेवरा। 12 जिले के रामगढ़ में स्थित भंडदेवरा का शिव मंदिर हाड़ौती का खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है शिव मंदिर भंडदेवरा। इसका निर्माण मेदवंशी राजा मलय वर्मा ने 10वीं सदी में करवाया था। यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जैन मंदिर रनकपुर। आप लोग क्या कीजिएगा, जो किले मैंने बताए हैं
एक तरफ किलों का नाम लिख लीजिए, एक तरफ ये जिस शहर में है उसका नाम लिख लीजिए। इसी तरीके से मंदिरों को लिख लीजिए ताकि आप लोग जब रिवीजन करें तो आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाली जिले में स्थित रनकपुर का जैन मंदिर अपनी अद्भुत शिल्प कला एवं भव्यता के लिए विख्यात है। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में धरनीसार नामक एक जैन व्यापारी ने करवाया था। महाराणा कुंभा के शासनकाल में यह मंदिर 1444 खंभों पर टिका होने के कारण खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। मूल गर्भगृह में आदिनाथ की चार मुख वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है, इसलिए यह मंदिर चौमुखा मंदिर भी कहलाता है। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, मैं ब्लैक कलर से दिखा रही हूँ ये, और इन्हीं का नाम आदिनाथ है। इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जब लिखा है तो यहाँ पर आदिनाथ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में धाड़ी शाह नामक एक जैन व्यापारी ने करवाया था। तो इन्हीं का नाम ऋषभदेव है, इन्हीं का नाम आदिनाथ है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और इस मंदिर में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति है, तो इस मंदिर को चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सचिया माता मंदिर ओसियां। जोधपुर से 57 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में ओसियां स्थित है। यहाँ 8वीं सदी के बने वैष्णव व जैन मंदिर समूह गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पारंपरिक तरीके से वैष्णव शैव व जैन मंदिरों का निर्माण हुआ है। ओसियां के वैष्णव मंदिरों में हरिहर मंदिर व सूर्य मंदिर प्रमुख हैं। जैन मंदिरों में महावीर का मंदिर तथा शाक्त मंदिरों में पीपला माता का मंदिर तथा सचिया माता के मंदिर प्रमुख हैं। तो सचिया माता का मंदिर ओसियां में है, इतना तो आप याद ही रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सास बहू मंदिर नागदा। सास बहू मंदिर कहाँ पर है? नागदा में। लिखा है उदयपुर से 27 किलोमीटर दूर नागदा में 1026 ईस्वी में गुहिल शासक श्रीधर द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण कराया गया। इनमें से 2 जुड़वा मंदिर सास बहू मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये 2 जुड़वा वैष्णव मंदिर है और ये प्रसिद्ध है सास बहू मंदिर के नाम से। ये दोनों ही मंदिर आकार में छोटे बड़े होने के बावजूद भी अलंकरण की दृष्टि से समान ही हैं। आकार इनका छोटा बड़ा है लेकिन अलंकरण एक जैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राजप्रासाद एवं महल स्थापत्य। अब महल स्थापत्य के बारे में बताया जा रहा है और राजप्रासाद के बारे में लिखा है। स्थापत्य का एक विशिष्ट रूप राजप्रासाद है। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने के साथ राजभवनों का भी निर्माण होने लगा। मेनाल, नागदा, आमेर आदि स्थानों में पूर्व मध्यकाल के राजभवनों के अवशेष मिलते हैं, जिनमें छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे दरवाजे, खिड़कियों का अभाव एवं 2 किनारों के कमरों को बरामदे से जोड़ा जाना इनकी विशेषता है। मध्यकाल में आर्थिक समृद्धि के कारण राजप्रासाद विशाल, भव्य एवं सुसज्जित बनने लगे। कुंभाकालीन राजप्रासाद सादे थे, किंतु बाद के काल में महलों की बनावट एवं शिल्प में भी परिवर्तन दिखाई देता है। 15वीं सदी के बाद जब राजपूत शासकों का मुगलों के साथ संपर्क हुआ तो उसका असर यहाँ महलों के स्थापत्य पर भी दिखाई दिया। फव्वारे, छोटे बाग बगीचे, बेल बूटे, संगमरमर का प्रयोग, मेहराब, गुंबज आदि रूपों में मुगल प्रभाव इन इमारतों में दिखाई देता है। क्योंकि मुगलों से इनकी संधि हो गई थी तो इस संधि का प्रभाव भी दिखाई दिया मंदिरों के स्थापत्य पर, शिल्प पर। जो शिल्प कला है उसमें भी प्रभाव दिखाई दिया। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर के महलों में अमर सिंह के महल, कर्ण सिंह का जग मंदिर, जगत सिंह द्वितीय के काल का प्रीतम निवास महल, जग निवास महल, आमेर के दीवाने आम, दीवाने खास, बीकानेर के कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल, जोधपुर के फूल महल आदि। तो ये उदाहरण दिए गए हैं जिनमें मुगल
प्रभाव दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वीं सदी के पश्चात कोटा, बूंदी, जयपुर आदि में महलों में स्पष्टता मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मुगल प्रभाव के कारण राजप्रसादों में दीवाने आम, दीवाने खास, चित्रशालाएं, 12 दरियां, गवाक्ष, झरोखे, रंग महल आदि को जगह मिलने लगी। इस प्रकार के महलों में जयपुर का सिटी पैलेस, उदयपुर का सिटी पैलेस मुख्य है। राजस्थान के महलों में डीग के महल, जिन्हें जल महल भी कहते हैं, का विशेष स्थान है। ये महल जाट राजा सूरजमल द्वारा निर्मित हैं। डीग महलों के चारों ओर छज्जे हैं, यानी कार्निस हैं, जो अलग ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं, और इनके चारों ओर जल है। महलों के बारे में तो आपको बता ही दिया था पहले ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है हवेली स्थापत्य। हवेली की स्थापत्य कला के बारे में बताया जा रहा है। लिखा है राजस्थान के नगरों में सामंत और सेठों ने भव्य हवेलियां बनवाई। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई कि बाद में शेखावाटी के धनकों ने अपने अपने गांव में विशाल हवेलियां बनवाने की परंपरा की नींव डाल दी। रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ आदि कस्बों में विशाल हवेलियां बनना प्रारंभ हो गईं। जैसलमेर की सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली तो पत्थर की जाली एवं कटाई के कारण आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यानी इन हवेलियों में पत्थर की जाली लगी हुई है, इसीलिए ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस प्रकार वंशी पत्थर की बनी करौली, भरतपुर की कोटा हवेलियां भी अपनी कलात्मक संगत राशि के कारण अद्भुत हैं। बाद के वैष्णव मंदिर भी हवेली की शैली के आधार पर ही बने, इसलिए विशाल हवेलियां मंदिरों के रूप में आज जगह जगह दिखाई देती हैं। बीकानेर की प्रसिद्ध बच्छावतों की हवेली 16वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्ण सिंह बच्छावत द्वारा बनवाई गई। इसके अलावा बीकानेर में मोहिता, मुंदड़ा, रामपुरिया आदि की हवेलियां अपने शिल्प वैभव के कारण विख्यात हैं। बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थर से बनी हुई हैं, और ये आपको याद रखना है। इनकी सजावट में मुगल, किशनगढ़ एवं यूरोपीय चित्रशैली प्रयुक्त की गई है। एक इस हवेली का चित्र आप देख सकते हैं, मंडावा हवेली का ये चित्र है, और कितनी अच्छी बनी हुई है, देख लीजिए आप लोग। आगे लिखा है शेखावाटी की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। नवलगढ़ की हवेलियों में रूप निवास, भगत, जालान, पोद्दार एवं भगेरिया की हवेलियां प्रसिद्ध हैं। विसाऊ जो है झुंझुनू में नाथूराम पोद्दार की हवेली, सेठ जयदयाल केठिया की तथा सीताराम सिंगतिया की हवेली विख्यात है। ढूंढलोद झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयनका, मुकुंदगढ़ में सेठ राधा कृष्ण एवं केशर देव कानेरिया की हवेलियां, चिरावा में बगड़िया की हवेलियां, महनसर झुंझुनू की सोने चांदी की हवेली, श्री माधवपुर सीकर में पंसारी की हवेली सुप्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ सीकर की चार चौक की हवेली व चेतराम की हवेली भी दर्शनीय है। आगे लिखा है सीकर में गौरीलाल बयानी की हवेली, रामगढ़ में ताराचंद रुइया की हवेली, फतेहपुर में नंदलाल देवड़ा की हवेलियां भी समकालीन भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध हैं। चुरू की हवेलियों में मालजी का कमरा, राम निवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली इत्यादि विख्यात हैं। जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली, पोकरण की हवेली, राखी हवेली, टोक की सुनहरी कोठी, उदयपुर में बागौर की हवेली, जयपुर में नाटारियों की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली इत्यादि में हवेली स्थापत्य के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। तो हवेलियों के बारे में संक्षेप में आप लोगों को बता दिया गया है। अब लिखा है छतरियां, मकबरे और दरगाह के बारे में। इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, छतरियों से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, मकबरे और दरगाह से संबंधित भी। लिखा है मृत्यु के बाद स्मृति चिन्ह बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। राजस्थान के शासक तथा श्रेष्ठी वर्ग संपन्न था, अतः उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट स्मारक बनाए गए, जिन्हें छतरियों एवं देवल के नाम से जाना जाता है। स्थापत्य कला एवं भवन निर्माण की दृष्टि से ये स्मारक बड़े महत्वपूर्ण हैं। जयपुर का गैटोर, जोधपुर का जसवंत थड़ा,
कोटा का छत्र विलास बाग, जैसलमेर का बड़ा बाग तो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनके नाम लिखे हुए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। आगे लिखा है छतरियां मुगल और राजपूत कला का सुंदर समन्वय प्रदर्शित करती हैं। अलवर में मूसी रानी की छतरी, फतेह गुंबद, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, बीकानेर में राव कल्याणमल की छतरी, गैटोर में ईश्वर सिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंत सिंह का थड़ा, जैसलमेर में राजाओं और पाली वालों की छतरियों का स्थापत्य विलक्षण है। तो ये छतरियां जिस स्थान पर बनी हुई हैं उनके नाम याद रखिएगा। जैसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राव कल्याणमल की छतरी कहाँ पर है, बीकानेर में है। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। तो इस तरीके से स्थान याद रखिएगा। आगे लिखा है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये कहाँ पर है, अजमेर में। और हमीदुद्दीन नागौर की दरगाह, नागौर लोगों की आस्था का केंद्र होने के साथ स्थापत्य के बेजोड़ नमूने हैं। तो ये जो दरगाह है ये जिस जगह पर है उनका नाम याद रखिएगा। दीवान शाह की दरगाह कपासन, मिठे शाह की दरगाह गागरोन, शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़, अब्दुल पीर की मजार भवानपुरा, मीरा साहब की दरगाह बूंदी, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़, अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर आदि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के समन्वय के प्रतीक हैं। तो ये दरगाह जिस जगह पर है उनका नाम याद रखिएगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वह सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ये अजमेर में है। तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो ये जरूर याद रखिएगा। अब लिखा है जल स्थापत्य के बारे में, चलिए पढ़ लेते हैं। राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेतीला है, आप लोग भी जानते हैं। राजस्थान के एक बड़े हिस्से में मरुस्थल है, रेतीला भाग है। इसके बावजूद भी यहाँ जल स्थापत्य का विकास हुआ। कुएं, कुंड, बावड़ियां, टाके यहाँ के जल स्थापत्य की पहचान है। कुआं राजस्थान में उपयोगी जल स्रोत है। बांदी कुई का नाम किसी बांदी अर्थात दासी द्वारा बनवाई कुएं के नाम पर रखा गया है। तो ये याद रखिएगा, बांदी कुई एक कुआं है, इसका नाम रखा गया है किसी दासी द्वारा बनवाए जाने के कारण इसका नाम रख दिया गया है बांदी कुई। बाटाडू गांव बाड़मेर में आधुनिक पाषाण कला से बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टांके जल स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इनमें बरसात पानी एकत्रित किया जाता है। टाकों के अच्छे नमूने किलों में मिलते हैं, जिनमें जयपुर का जयगढ़ किला प्रमुख है। ये टाके मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग के उत्तम प्रमाण हैं। तो टाके इसलिए बनाए जाते थे ताकि बारिश का पानी एकत्रित किया जा सके और फिर उस पानी का प्रयोग किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जनजीवन में बावड़ियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके निर्माण में उपयोगिता के साथ ही सौंदर्य का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। ये राज परिवार के सदस्यों, मुख्यतः रानियां, राजमाताएं, श्रेष्ठी वर्ग इत्यादि द्वारा बनवाई जाती थी। इनके निर्माण से संबंधित सूचनाएं भी शिलालेखों पर अंकित की जाती थी, जिनसे निर्माताओं और कारीगरों की जानकारी प्राप्त होती है। बांदी कुई के निकट बनी आभानेरी की चांद बावड़ी, ये आपको याद रखना है। चांद बावड़ी कहाँ पर है, बांदी कुई के निकट है, आभानेरी में। संभवतया राज्य की सबसे कलात्मक बावड़ी है। मान्यता है किसी चांद नामक राजा ने इसे बनवाया था, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया चांद बावड़ी। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी रानी राम रसदे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। डूंगरपुर के निकट स्थित प्रसिद्ध नौलखा बावड़ी महारावल आसकरण की पत्नी प्रीमल देवी ने बनवाई थी। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत ने 1699 ईस्वी में करवाया था। तो इन रानियों के नाम याद रखिएगा जिन्होंने इन बावड़ियों का निर्माण करवाया है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में बड़े बड़े तालाब भी रहे हैं, जो अपने प्रकार के स्थापत्य पर रोशनी डालते हैं। क्योंकि ये भाग अधिकांश पहाड़ी है, अतः दो पहाड़ों के बीच के स्थान को रोककर धूल और पत्थरों का बांध बना दिया जाता था। बांध को आगे से सीढ़ियों से तालाब तक जोड़ दिया जाता था। बांध पक्का बनाया जाता था। इसके नीचे कुछ वृक्षों की पंक्तियां लगा दी जाती थीं और उन्हें पक्के बांध से जोड़ दिया जाता था। इस प्रकार के बांधों में पिछौला उदयपुर, गेवसागर डूंगरपुर, राजसमंद राजनगर, जयसमंद ढेबर बड़े प्रसिद्ध हैं। इनके निर्माण में यही पद्धति 11वीं से 17वीं सदी तक काम ली गई। इन बांधों में राजसमंद का बांध विशिष्ट है, तो इसका नाम याद रखिएगा।
इसे दुष्काल से पीड़ित जनता को राहत देने के लिए बनवाया गया था। इस बांध पर 9 चौकी नामक 3-3 भाग वाली 3 छतरियां बनाई गई, जो तक्षण कला की दृष्टि से अनुपम है। लेसन होता है यहीं पर समाप्त। किलों के बारे में बताया गया, मंदिर शिल्प के बारे में बताया गया, हवेलियों के बारे में बताया गया, राजप्रासाद के बारे में बताया गया, छतरियों के बारे में, दरगाह के बारे में। अच्छा लेसन था, इससे कई प्रश्न बनने की संभावना है। इसमें ये बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और हर बार बताती हूँ, पर आप लोग कमेंट में किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखते। रिक्वेस्ट है, लिखा कीजिए ताकि आप लोगों को ये याद हो जाएं, और जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ लिया गया और आपको ना आया, तो आपको मेरी बात जरूर याद आएगी। तो इसीलिए कह रही हूँ कि आप ये जो मैं प्रश्न देती हूँ, ये जो अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं किताबों में, इनके उत्तर लिखा कीजिए, इससे आप लोगों को ही लाभ मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताया कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और 2013 वाला पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है, तो उसका वीडियो भी देख लीजिए ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि 2013 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, फिर 2023 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। 2023 वाला पेपर मैं पहले ही सॉल्व करवा चुकी हूँ, और अब मैंने 2013 वाला भी लेवल 1 का करवा दिया है, और लेवल 2 का SST और हिंदी वाला पेपर सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो आप लोगों ने यदि वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।